जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 26 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज आपके लिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने की घोषणा की है। तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो उन्होंने ये घोषणा की है कि सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के द्वारा फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब ये मान्यता क्यों दी जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पर जो भूखमरी है और जो मानवीय संकट है, इसी को देखते हुए फ्रांस ने ये फैसला लिया है कि वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देगा, मान्यता देगा। हालांकि अब तक 140 से अधिक देश ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस पहला बड़ा पश्चिमी देश है जिसने ये कदम उठाया है कि उसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इससे पहले स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, स्लोवेनिया, ये यूरोपीय देश फिलिस्तीन का समर्थन कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप पश्चिम एशिया का एक मैप देख पा रहे हैं जिसमें ये इजराइल है और ये गाज़ा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है और ये सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। ठीक है, इन देशों को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लेबनान है। तो ये जो गाज़ा पट्टी वाला स्थान है और जो वेस्ट बैंक वाला स्थान है, ये फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। और जो यरूशलम या जेरूशलम है, इसमें भी कुछ पार्ट ऐसा है जो कि फिलिस्तीन के प्रशासन के अंतर्गत आता है, और जेरूशलम में कुछ ऐसा पार्ट भी है जो कि इजराइल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों, फिलिस्तीन की बात करें तो यह पश्चिम एशिया में स्थित है और भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो यह है भूमध्य सागर, इसके पूर्वी किनारे पर स्थित है ये फिलिस्तीन। इसकी सीमा इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सभी देशों से लगती है। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी और पूर्वी यरूशलम। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से फिलिस्तीन का क्षेत्र विवादित रहा है और 1967 में युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। तो ये वो पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पैन अनुवाद पुरस्कार 2025 या पैन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 को किसने जीता है या किसे ये सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को। तो भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका है गीतांजलि श्री, तो उन्हें पैन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार उन्हें किस पुस्तक के लिए मिला है ये भी आप याद रखिएगा। तो उनकी एक पुस्तक है वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो पुस्तक है यह एक लघु कथा संग्रह है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। गीतांजलि श्री के बारे में आपको एक और जानकारी याद रखनी है कि उन्हें 2022 में रेत समाधि पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी 2022 में उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। अब 2025 में पैन ट्रांसलेशन प्राइज प्रदान किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं पैन ट्रांसलेशन प्राइज की। तो यह इंग्लिश पैन नामक संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। अब साहित्य के क्षेत्र में कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं। चलिए उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका वानू मुश्ताक को। तो उनकी रचना हार्ट लैम्प के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। पैन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबो लैला को प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था अभी हाल ही में राम भद्राचार्य और गुलजार को। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया है साधु भद्रेश दास को।
बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया था सामंथा हार्वे को। अगला क्वेश्चन है, मुंबई एयरपोर्ट को दुनिया के टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 9वां स्थान हासिल हुआ है। दोस्तों, जो मुंबई एयरपोर्ट है इसका पूरा नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी हाल ही में जो ट्रैवल और लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 प्रदान किए गए हैं, तो उसमें जो दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट हैं उनमें 9वां स्थान हासिल हुआ है मुंबई एयरपोर्ट को। और जो मुंबई एयरपोर्ट है यह भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो लगातार 3 वर्षों से इस सूची में शामिल हो रहा है। दोस्तों, अगर हम टॉप 5 की बात करें तो पहले स्थान पर है इस्तांबुल एयरपोर्ट जो कि तुर्की में है। दूसरे स्थान पर है चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है। तीसरे स्थान पर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर में है। और चौथे नंबर पर है जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूएई अबू धाबी में है। 5वें स्थान पर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूएई दुबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गोरखपुर के असुरन चौक में जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया है। तो जयप्रकाश नारायण जी को सम्मान देने के लिए ये प्रतिमा स्थापित की गई है। जब ये प्रतिमा स्थापित की गई उसी दौरान एक कार्यक्रम और आयोजित किया गया था जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गोरखपुर के पीएसी परिसर में 11 मंजिला बैरक टावर और 30 बिस्तरों वाले एक अस्पताल को शुरू किया है। और जो सिताब दियारा नामक स्थान है यहाँ पर 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को भी बनाया जाना है, इस बात की भी घोषणा की गई है। तो ये जो अस्पताल बनेगा सिताब दियारा में, ये जयप्रकाश नारायण जी की जो पत्नी है प्रभावती जी, उनके नाम पर इसका नाम होगा। जो सिताब दियारा नामक स्थान है यह जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की, तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था सिताब दियारा में जो कि बिहार में है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1979 में, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता था। इन पर जो प्रभाव रहा है वो मार्क्सवाद से ये प्रभावित रहे हैं। बाद में इनकी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा रही है। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही है? तो सबने अवज्ञा के दौरान 1932 में इन्होंने जेल की यात्रा की। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, इसमें वो हजारीबाग जेल से भाग गए थे और उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भी एक्टिव रहे हैं। 1934 में इनके द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना की गई थी। इनके द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ जन आंदोलन चलाया गया था और संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया गया था। दोस्तों, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में और भारत रत्न मरणोपरांत 1999 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने विदेशी भाषा कौशल योजना सीएम फ्लाइट को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा असम। तो दोस्तों, असम में एक नई योजना शुरू हुई है जिसका नाम है सीएम फ्लाइट। तो इस योजना का फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को जापानी भाषा में प्रशिक्षित करना। तो प्रथम चरण में इसमें 3000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में शुरू हुई हैं, जैसे मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार में, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार में, ज्योति योजना केरल में, एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना में, विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा में, सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और महिला संवाद अभियान बिहार में, और राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिश्वा शर्मा इसके मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर आप असम की लोकेशन देख सकते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जितने भी आपको याद हों उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेसर्स मिशन किस देश की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है?
आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा ट्रेसर्स मिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 23 जुलाई 2025 को। ठीक है, मिशन का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? ट्रेसर्स। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और ये जो ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर ले। और इसका उद्देश्य होगा जो सौर हवाएं हैं और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच टकराहट और प्रभाव को समझना, यानी कि जो सौर हवा और जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है इसके बीच जो टकराव होता है, इसके प्रभाव को समझने के लिए ये ट्रेसर्स मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान में जो प्रशासक हैं वो हैं सीन डफी, जो कि कार्यवाहक हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। क्या नाम है? इसरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। दोस्तों, इसरो के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अभी हाल ही में इसरो ने मई 2025 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था EOS-09। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी असफल लॉन्चिंग हुई थी, यानी कि ये मिशन सफल नहीं हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था जो कि सफल नहीं हुआ था? तो उसका नाम था EOS-09। ठीक है, तो ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अजय सेठ। तो दोस्तों, पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को अभी हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा या उनकी 65 वर्ष की आयु तक होगा। जो भी पहले हो जाएगा वही उनका कार्यकाल होगा। बात करते हैं भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका काम होता है बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो आर दोराई स्वामी LIC के MD और CEO बने हैं। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल। कुशापति अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल बने हैं। कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा बिहार के लिए स्वीप आइकॉन बने हैं। और अजय कुमार श्रीवास्तव HAL के निदेशक बने हैं और संजय कोल गिफ्ट सिटी के नए CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण निर्धारित समय से कितने वर्ष पहले हासिल कर लिया है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष पहले। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारत सरकार ने ये फैसला किया था कि 2030 तक जो पेट्रोल होगा उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। तो ये 2030 तक का लक्ष्य था, लेकिन भारत ने ये लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया है। यानी कि अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है वो 2025 में पूरा हो गया है। अब ये एथेनॉल है क्या, इसको समझते हैं। तो यह एक बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है, जो कि गन्ने के रस और मोलासेस जैसा जिसे सीरा बोला जाता है और अन्य जो कृषि प्रोडक्ट होते हैं उनसे ये बनता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर प्रदूषण को कम किया जाता है और ईंधन की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में एथेनॉल मिशन की शुरुआत की गई थी और इसी मिशन के तहत ये पहल चलाई जा रही है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाए, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट बैंक ने किस राज्य में UPI को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा गति बचत खाता खोलने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। तो ये पहल खासकर पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई है। तो इसका उद्देश्य है डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बनाना, यानी डिजिटल बैंकिंग और UPI को बढ़ावा देने के लिए ये गति बचत खाते खोले जाएंगे और खासकर ये पहल पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, पेशा कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए
उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा अमरकंटक मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य है जनजातीय समुदायों को स्वशासन, विवाद समाधान और संस्कृति संरक्षण में सक्षम बनाना। दोस्तों, ये जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है अमरकंटक मध्य प्रदेश में, इसका उद्देश्य ये होगा कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के जो जनजातीय प्रतिनिधि हैं उन्हें प्रशिक्षण देना। दोस्तों, बात करते हैं पेसा एक्ट की या पेसा कानून की, तो इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें पारंपरिक स्वशासन को मान्यता देना, ग्राम सभा को निर्णय लेने की सर्वोच्च इकाई बनाना, यानी कि जहां पर ये पेसा एक्ट लागू है वहां पर जो जनजातीय ग्राम सभाएं होती हैं वही निर्णय लेती हैं कि क्या होना चाहिए उनके क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था और ये लागू है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में। तो इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन इलाकों में ये पेसा एक्ट लागू किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो रैनी 600 कूपन कोड यूज़ करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA हुआ है? ब्रिटेन। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत की किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? SBI। किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? चाइना। किस देश ने मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित टैक्स लागू किया है? UAE। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? वास्को, गोवा में। और कर्कटका वाबू वाली उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल में। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। और किस राज्य की विधानसभा में कारगिल सौर वाटिका की स्थापना की गई है? राजस्थान। फिडे महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या देशमुख। आदि तिरुवथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख द्वीप डिस्कस करेंगे, जैसे सुमात्रा हिंद महासागर में, होंसू उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में, ये जापान में है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विक्टोरिया द्वीप है उत्तरी ध्रुव महासागर में। और एलिस मेरी द्वीप है उत्तरी ध्रुव महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। मेडागास्कर किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर में। और डियागो गार्सिया द्वीप किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? हवाई द्वीप को। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो कथकली डांस है ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर केरल बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर जो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जीके जीएस की ई बुक मिलेंगी, उनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है वो भी प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज़ करें पैकेज 100। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ऐप पर आपको जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा 1000 स्टैटिक जीके की PDF भी ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इसी ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे और आपकी इसकी वैलिडिटी जो होगी वो 1 साल की होगी।